once again very good morning to each and everyone. So in the yesterday's part, in the previous part, we all have studied about the different temperature scales like Celsius, Fahrenheit, Kelvin. ठीक है, उसमें हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था. In the Kelvin case we are having the formula TK is equal to TC plus 273, है ना. And in the case of TC and TF we are having the formula TC is equal to 5/9 TF minus 5/9 into 212. ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था बेटा. एंड एज वेल एज वी स्टडीड अबाउट द थर्मोमीट्री. थर्मोमीट्री के बारे में भी हमने पढ़ा था कि थर्मोमीट्री होती क्या है बेटा. और थर्मोमीट्री हमने देखा था कि इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. ओके, और डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा, दैट इज मर्करी थर्मोमीटर, प्लैटिनम रेजिस्टेंट थर्मोमीटर या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर. इन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा. अब आज हम बात करते हैं बेसिकली जो आपके उसमें सिलेबस में दैट इज द कंसेप्ट ऑफ प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर के बारे में. ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडे टॉपिक दैट इज कंसेप्ट ऑफ प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर. प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर. मैंने इसमें बताया था आपको कि इसकी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, रेजिस्टेंस, है ना. तो हमने क्या कंसीडर किया बेटा, इस केस में हमने एक कंडक्टर कंसीडर कर लिया. कंसीडर कंडक्टर. जब ये कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके अंदर मूव कर रहे हैं. बहुत ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं बेटा, मूव कर रहे हैं. कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे अंदर. ठीक है, जैसे ही हमने इस कंडक्टर को क्या प्रोवाइड किया, हीट प्रोवाइड कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लग जाएंगे, रैंडमली मूव करने लग जाएंगे, है ना. काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी उसकी. आपने इसको हीट दिया, हीट करने पर क्या हुआ, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्या करने लग गए, रैंडमली मूव करने लग गए. और रैंडमली मूव इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट. ठीक है, अब जब वो रैंडमली मूव करेंगे तो उसका करंट क्या होगा, प्रोड्यूस तो होगा, लेकिन वो इतना मैक्सिमम प्रोड्यूस नहीं होगा जितना पहले हो रहा था, बिकॉज पहले कंडक्टर था. जैसे आप इसको हीट दोगे वो रैंडमली क्या करने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे. जब वो रैंडमली मूव करेंगे तो करंट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं मिल पाएगी आपको, तो वहाँ पर जो करंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, एक तो केस ये हो गया. दूसरा केस है कि जैसे आपने इसको क्या दिया, हीटिंग प्रोवाइड की, मतलब हीट प्रोवाइड किया, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगे, वाइब्रेट करने लगे. वाइब्रेशन तो होगी ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी. अब अगर वाइब्रेशन हुई, ठीक है, तो वाइब्रेशन की वजह से उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. अब रेजिस्टेंस क्यों इंक्रीज हुआ, कोई मुझे बताएगा. Why the resistance get increased and the current get decreased? अगर आपको याद हो क्लास 10 में आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था ओम्स लॉ का. क्या था ओम्स लॉ का फॉर्मूला, V is equal to what, V is equal to ओम्स लॉ फॉर्मूला. रिमाइंड योर मेमोरी. यस यस, वेरी गुड. दैट इज V is equal to I into R. ये फॉर्मूला सभी ने पढ़ा था. यस, वेरी गुड. तो V इज इक्वल टू I इंटू R, ये फॉर्मूला सभी. यस, तो यहाँ से अगर R निकालना है तो R किसके इक्वल था, V बाई I के. R जो है वो किसके इन्वर्स होगा, I के. इट मीन्स अगर I डिक्रीज होगा तो R तो अपने आप क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये जो कंडक्शन था, प्रोसेस था, वो किसके ऊपर डिपेंड कर गया, रेजिस्टेंस के ऊपर. ठीक है, तो क्या हुआ, रेजिस्टेंस का इंक्रीज होना ठीक था. अब यहाँ पर अगर इस कंडक्टर के लिए आपके पास चेंज इन रेजिस्टेंस डेल्टा आर हो, तो ये डेल्टा आर किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है बेटा, इट डिपेंड्स ऑन आर नोट एंड टी. अब ये आर नोट और टी क्या है, आर नोट जो है दैट इज योर इनिशियल रेजिस्टेंस, यानी कि जब हमने इसको हीट प्रोवाइड नहीं करी तो उसकी इनिशियल रेजिस्टेंस कितनी थी, दैट इज आर नोट. और जैसे ही हमने इसको हीट प्रोवाइड करी किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर, ठीक है, करी, तो उसका टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज होने लग गया. क्या हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज. ठीक है, तो आपके पास डेल्टा आर किसके प्रोपोर्शन हो गया, आर नॉट इंटू टी के. जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लीव हटाते हैं देन यू विल गेट अ कांस्टेंट टर्म, और वो कांस्टेंट टर्म क्या आती है बेटा, अल्फा. क्या आती है, दैट इज अल्फा. तो यहाँ से अगर आप हटाते हैं तो डेल्टा आर इज इक्वल टू, ये होगा अल्फा आर नॉट इंटू टी. ये अल्फा क्या है, अल्फा एक कांस्टेंट टर्म है, और इस अल्फा को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज योर
टेम्परेचर कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं बेटा? टेम्परेचर कोएफिशिएंट। और अगर इसका मुझे यूनिट निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगी? डेल्टा आर बाई आर नॉट। इसका भी ओम होता है, इसका भी ओम होगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बाई टी, टी क्या होता है? डिग्री सेल्सियस होता है। तो इट मीन्स आपके पास इसका क्या आएगा? अल्फा इज इक्वल टू 1/t हो जाएगा। और 1/t का मतलब क्या होगा? डिग्री सेल्सियस, यानी कि आप इसमें लिख सकते हो पर डिग्री सेल्सियस। यूनिट क्या होगी इस अल्फा की? पर डिग्री सेल्सियस। तो इस डेल्टा आर का मतलब क्या होता है? डेल्टा आर का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के रेजिस्टेंस में से हमें क्या करना होता है? इनिशियल रेजिस्टेंस को माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आता है? चेंज इन रेजिस्टेंस आ जाता है। तो इस डेल्टा आर को हम लिखते हैं बेटा आर टी माइनस आर नोट। सपोज करिए कि एक रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस पे कुछ और थी, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे कुछ और हो गई। तो हमें चेंज इन रेजिस्टेंस बताना है, तो आप कैसे लिखोगे इसको? हाउ यू विल राइट द चेंज इन रेजिस्टेंस? बताइए कैसे लिखेंगे? 0 डिग्री सेल्सियस पे आर 0 मान लिया, 100 डिग्री सेल्सियस पे आर 100 कंसिडर कर लिया, तो आप कैसे लिखेंगे उसको? आर 100 माइनस क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बताइए? 100 माइनस 0 आर 0 है ना। तो यही तो हम ध्यान से बता दें कि जो डेल्टा आर है, डेल्टा आर इज अ चेंज इन रेजिस्टेंस। और चेंज इन रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि आर 100 में से आर 0 क्या कर दिया हमने? माइनस कर दिया। तो इट इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट इनटू। ये एक फॉर्मूला बनता है आपका प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर का, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस जो है वो आपका मेन फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ तक बताइएगा, किसी को कोई भी प्रॉब्लम प्लीज यू कैन आस्क, लेट मी नो। तो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू डू दैट इज थर्मल एक्सपेंशन। अब थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है बेटा? थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल मीन्स नाम से कुछ पता चल रहा है? थर्मल मीन्स हीट, ठीक है। एक्सपेंशन मीन्स एक्सपेंड करना, है ना। तो थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि हीट की वजह से कोई अगर सब्सटेंस क्या होता है? एक्सपेंड हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। तो सपोज करिए मेरे पास कोई मेटेलिक सरफेस है, ठीक है, मेटेलिक सरफेस, आयरन ले लीजिए सपोज करिए, ठीक है, आयरन सब्सटेंस है हमारे पास। सपोज ये एक सब्सटेंस है, आयरन का ही ले लीजिए, ठीक है। हमने क्या करवाया? इसको हीट प्रोवाइड करवाया, वी प्रोवाइडेड द हीट टू। क्या प्रोवाइड करवाया बेटा? हीट। आफ्टर प्रोवाइडिंग द हीट टू द सब्सटेंस, दैट सब्सटेंस विल व्हाट? क्या हो जाएगा? वो हर एक डायरेक्शन में क्या करने लग जाएगा? एक्सपेंड करने लग जाएगा। देखा होगा कि आपने ये जो जितने भी लोहे की चीजें बनती हैं वो क्या करती हैं? एक्सपेंड तो करवाई जाती हैं। अगर सपोज कोई एक व्हील है, ठीक है, उसके ऊपर मैंने एक रिम चढ़वानी है, मतलब मान लीजिए ये सपोज करिए व्हील है, इसके ऊपर मैंने एक रिम चढ़वानी है आयरन की, तो उसको क्या कैसे चढ़ाना पड़ेगा? उसको पहले वो हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करने पर वो गर्म होता है तो फटाफट उसको अंदर क्या कर देते हैं? फिक्स कर देते हैं, ताकि वो ठंडा होने के ऊपर के बाद क्या हो जाए? इसके ऊपर फिट रहे। अगर सब मैंने ऐसा होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल, और किससे एग्जांपल ले सकते हैं हम? सपोज करिए जैसे साइकिल का जो व्हील होता है, ठीक है, उसके ऊपर मुझे क्या करवानी है? वो जो रिम, जो व्हील होता है ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, वो चढ़वाना है। तो वो कैसे चढ़ेगा उसके ऊपर? उसको क्या करा जाता है? पहले हीट किया जाता है, ठीक है, हीट करने पर वो थोड़ा सा क्या होता है? फ्लेक्सिबल हो जाता है, उसके ऊपर रख देते हैं। जब वो उसके ऊपर रख देंगे तो ठंडा होने के बाद क्या हो जाएगा? वो उस शेप का पर्टिकुलर ले लेगा, ठीक है। तो मेनली मेरा बोलने का मतलब क्या है कि थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि हीट से जब हम किसी चीज़ को क्या करवाते हैं? एक्सपेंड करवा देते हैं, ठीक है। ड्यू टू हीट उसका साइज जो है वो चेंज हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है, इस तरह से कि वो एक्सपेंड हो उसके लेंथ वाइज में भी, उसके एरिया वाइज में भी, उसके वॉल्यूम वाइज में भी। जैसे भी वो एक्सपेंड करे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन। क्या बोला जाता है बेटा उसको? थर्मल एक्सपेंशन। तो अगर हम बात करें सपोज करिए उसके लेंथ में, ठीक है, कि लेंथ में कुछ ना कुछ एक्सपेंशन हुई, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे, फर्स्ट केस आएगा दैट इज नोन एज योर लीनियर एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर एक्सपेंशन। जब वो ऑब्जेक्ट लेंथ वाइज वो होता है, जैसे सपोज करिए मैंने इसको हीट दिया, ठीक है, ये हीट होने के बाद क्या हो गया बेटा? लेंथ वाइज एक्सपेंड हो गया।
क्या हो गया, लेंथ वाइज एक्सपेंड, तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर एक्सपेंशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, लीनियर एक्सपेंशन। तो इन दैट केस लीनियर एक्सपेंशन में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, जैसे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था वैसे हम लेंथ का फॉर्मूला लेंगे कि डेल्टा एल किसके प्रोपोर्शनल होता है, एल डेल्टा टी। जैसे वहां हमने आर नॉट टी लिया था कि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस इनिशियली दोनों चेंज हुए थे, वैसे यहाँ पर हम लेंथ के बारे में बात करेंगे कि अगर हम किसी पर्टिकुलर लेंथ पर हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं तो टेम्परेचर की वजह से उसके लेंथ पर इफेक्ट पड़ेगा। पहले इनिशियली उसकी लेंथ एल थी और फाइनली वो कितनी हो जाएगी, डेल्टा एल हो जाएगी। समझ आई बात कि डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल इंटू डेल्टा टी। ठीक है, जैसे ही आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे वैसे आपके पास क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, दैट इज अल्फा इंटू डेल्टा टी। एल अल्फा इंटू डेल्टा टी, और ये अल्फा क्या है, यहाँ पर अल्फा कहलाया जाएगा, अल्फा इज नोन एज योर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्या कहलाया जाएगा बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, और इसकी यूनिट अगर देखी जाए एल से एल तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मीटर मीटर कैंसिल आउट, ओनली क्या रहेगा, टेम्परेचर। अगेन इसकी यूनिट क्या रहेगी, सेम रहेगी, दैट इज पर डिग्री सेल्सियस। बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, बोलिए। लेंथ एक्सपेंशन है तो लेंथ में हम क्या करेंगे, किसी भी लेंथ को क्या कर देंगे, एक्सपेंड करवा देंगे। तो इसकी इनिशियली लेंथ अगर एल है तो एक्सटेंड होने के बाद क्या हो जाएगी उसकी लेंथ, सपोज करिए यहाँ तक बढ़ गया तो इस डेल्टा एल इसमें चेंजेस आए टेम्परेचर के इंक्रीज होने से, तो डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से डेल्टा एल किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद वी आर हैविंग एन अल्फा दैट इज अ कांस्टेंट टर्म एंड देन वी विल गेट डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। एनी प्रॉब्लम अप टू हियर टू एनीवन? मैम इसमें डेल एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के। हाँ जी, एक चीज बताइए ना, जब आप क्या कहते हैं एक्सपेंशन करवा रहे हैं उस लेंथ में तो एक्सपेंशन होगा ना टेम्परेचर की वजह से, उस लेंथ की वजह लेकिन से। मैम ये हो हाँ बोलिए। होगा कैसे कि एक लेंथ है, उसकी ओरिजिनल लेंथ है, उसमें चेंज आ रहा है, तो आपने क्या स्ट्रेन पढ़ा था, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ? यस मैम। है ना, तो अगर हम लीनियर एक्सपेंशन के बारे में बात कर रहे हैं, सपोज करिए मेरे पास ये पेन, रोड लगा लीजिए, पेन को छोड़िए, ये रोड लगा लीजिए आयरन की, ठीक है, मैंने इसको क्या करवाया, इस रोड को एक्सपेंड करवाया, ठीक है, मैंने हीट दी इसको, हीट देने के बाद हो सकता है कि इसकी एक्सपेंशन कुछ इस तरह से हो जाए, नीचे भी और ऊपर भी हो सकता है ना एक्सपेंशन। लेंथ इसकी थी यहाँ से यहाँ तक एल, ठीक है, ये जो चीज़ थी दैट इज नोन एज योर डेल्टा एल, डेल्टा एल इसमें कुछ चेंजेस आ गया, ठीक है, तो जितनी लेंथ में चेंज होगा ना, जितना ये लेंथ में चेंज होगा, ठीक है, वो लेंथ में चेंज किसकी वजह से आएगा, बेसिकली वो आएगा टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि ओरिजिनल लेंथ तो एज इट इज थी हमारी, ठीक है, चेंजेस क्या आया, उस ओरिजिनल लेंथ के अंदर जो चेंजेस आए हैं वो किसकी वजह से आए हैं, वो टेम्परेचर की वजह से आए हैं। तो अब जो मैंने आपको पीछे वाला पार्ट बताया था रेजिस्टेंस वाला, वो मैंने इसी वजह से बताया था कि ये वाला पार्ट आपको क्लियरली हो जाए, क्योंकि जब आप इस लेंथ को एक्सपेंड करेंगे ना बेटा, इस लेंथ को एक्सपेंड करने के बाद, ठीक है, क्या होगा, ये लेंथ एक्सपेंड कैसे हुई, डेल्टा एल में एक्सपेंड हुई, डेल्टा एल आ गया, चेंजेस हुए डेल्टा एल में, ठीक है, और वो डेल्टा एल कहाँ से हुई, किसकी वजह से हुई, इस एल की वजह से हुई, क्योंकि डेल्टा एल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एल की तो प्रोपोर्शनल है ना। चेंजेस जो हुए वो किसकी वजह से हुए, इस लेंथ की वजह से तो चेंजेस हुए। अगर ये लेंथ ही ना होती, आप टेम्परेचर प्रोवाइड करवाते, तो आप किसको कहते कि आपके चेंजेस हो रहे हैं, किस में हो रहे हैं, इस लेंथ में तो चेंजेस आ रहे हैं ना, और इस ये लेंथ जो है वो किसके प्रोपोर्शन होगी, इस डेल्टा एल की तो प्रोपोर्शन होगी, क्योंकि जितना आप उस लेंथ को ही, जितना आप उस लेंथ को टेम्परेचर दोगे उतना ही तो वो लेंथ इंक्रीज होगी, सुनो होता है ना। अगर आप इस लेंथ को इंक्रीज, आप टेम्परेचर दे रहे हो, इस लेंथ को टेम्परेचर दे रहे हो, तभी तो उसमें चेंजेस आएंगे पर्टिकुलर लेंथ में, डेल्टा एल उतना ही तो इंक्रीज होगा। आप इसको और टेम्परेचर प्रोवाइड करवा रहे हो और इंक्रीज हो रहा है, और टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो और इंक्रीज हो रहा है, हो सकता है कि वो करते करते एक वायर टाइप बन जाए। तो जस्ट ये तो एक मतलब मैं आपको बताने वाली बात है कि डेल्टा एल जो हो किसके प्रोपोर्शन होगा, एल डेल्टा टी के। अब जैसे सपोज करो मुझे एरिया में एक्सपेंशन करवाना है, ठीक है, मेरे पास कोई एरिया है सपोज करो, अब मैं लेंथ के बारे में बात नहीं कर रही, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एरिया। मान लीजिए ये एरिया है, ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर मैंने टेम्परेचर प्रोवाइड करवाया, तो क्या वो एरिया जो एक्सपेंड होगा वो किसके प्रोपोर्शन होगा, आप बता सकते हैं। आपने इस एरिया पे टेम्परेचर दिया, उस एरिया को एक्सपेंड करवाने के लिए, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, बताओ मुझे, एरिया एक्सपेंशन बताओ।
यहाँ तो लेंथ एक्सपेंशन के बारे में बात की थी, अब एरिया एक्सटेंशन के बारे में बात करते हैं। व्हाट डू मीन एरिया एक्सटेंशन, बताइए। maybe del A directly proportional to A del हाँ जी, वेरी गुड। डेल्टा ए इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा अभी, ठीक है। Whenever we are removing this alpha sign, जैसे हम इस अल्फा साइन को रिमूव करेंगे, अब हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म हम लेंगे दैट इज नोन एज योर बीटा, बीटा ए डेल्टा टी। और ये बीटा क्या है? बीटा इज नोन एज योर कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सटेंशन। सिर्फ एक अलग रिप्रेजेंटेशन दे दी हमने बीटा, और ये क्या है बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस, क्योंकि एरिया ले रहे हैं, एरिया से सरफेस पे जाएगा, सरफेस एक्सपेंशन, सरफेस एक्सटेंशन हो जाएगा। और ये किसके इक्वल होगा? इट इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा। क्यों लिया मैंने यहाँ 2 इंटू अल्फा? 2 क्यों लिया यहाँ पे? 2 इंटू अल्फा क्यों लिया? किसी के पास कोई आइडिया इसका कि 2 अल्फा क्यों हुआ यहाँ पे, कि बीटा को मैंने 2 अल्फा क्यों लिया गया? एरिया है, एरिया से कुछ समझ आ रहा है? अगर मैं वॉल्यूम लेती तो यहाँ पे मेरे पास 3 अल्फा आ जाता। अल्फा सिंपल, बीटा 2 अल्फा, देन अगेन वॉल्यूम में लेंगे तो गामा हो जाएगा। तो एक बार मैं वॉल्यूम का भी साथ के साथ करती हूँ, देन यू विल टेल मी। सपोज करिए मुझे वॉल्यूम के केस में लेना है, ठीक है। इन द केस ऑफ वॉल्यूम एक्सटेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन फॉर्मूला क्या होगा वॉल्यूम एक्सटेंशन का? डेल्टा वी इज इक्वल टू, डेल्टा वी इज इक्वल टू, या फिर डेल्टा वी इज प्रोपोर्शनल टू बी डेल्टा टी, है ना। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो हमारे पास क्या आएगा? गामा वी डेल्टा टी। जहां मैं गामा बोल रही हूँ, गामा इज द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है। एंड इट इज इक्वल टू 3 इंटू अल्फा। अब मैंने यहाँ 3 क्यों लिखा? प्लीज लेट मी नो। यहाँ बीटा था 2 अल्फा, यहाँ था गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। क्यों लिखा मैंने? और ये सिंपल जो फर्स्ट था लीनियर वाला, उसको हमने अल्फा से डिनोट किया था, सिंपल। एरिया है, एरिया में कितनी साइड्स होती हैं? जैसे अगर मैं सपोज करो इसका एरिया लूँ, लेंथ भी होगी ब्रेड्थ भी होगी, एरिया निकाल सकते हैं ना हम, ठीक है। 2 साइड्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम क्या लेंगे आपके पास, एक तरह से जब वो एक्सपेंड होगा ना, तो 2 साइड्स पे इसका इफेक्ट चला पड़ेगा। यस, स्क्वायर में लेते हैं, बिल्कुल, वेरी गुड। वैसे भी एरिया का जो सिंपली आप अगर वो लेते हो तो वो स्क्वायर में भी लेते हो, मीटर स्क्वायर। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग 2 अल्फा हियर। वॉल्यूम के अंदर हमारे पास क्या होता है? लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों होती हैं, और ऐसे मीटर क्यूब में आता है, ठीक है। 3 एक्सपेंशन केस लेते हैं, वॉल्यूम लेंथ की तरफ, ब्रेड्थ की तरफ और हाइट की तरफ। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? So this is all about today's part. If you find any of the difficulty in our today's lecture, you can ask on our YouTube channel, as well as you can ask on the email ID, that is letclasses@gmail.com. And if possible, then please subscribe our channel, like our channel, as well as share our channel, so that others will also get the benefit of our channel. And for that, happy Navratri to all, and thank you.